इंडोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय, आपका होस्ट, और आज हम उस ऐतिहासिक हफ्ते का पोस्टमार्टम करने वाले हैं जिसने भारत की जियोपॉलिटिकल डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल दिया। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल न्यूज वीक नहीं था, ये कोई रूटीन डिप्लोमेटिक एक्सरसाइज नहीं थी। ये वो हफ्ता था जब दुनिया के लगभग हर बड़े पावर सेंटर में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब वैश्विक पटल पर भारत का रोल क्या होगा? क्योंकि जो कुछ उस एक हफ्ते में हुआ उसने साफ कर दिया कि भारत अब सिर्फ बैलेंसिंग पावर नहीं है, भारत अब इक्वेशंस को रीराइट कर रहा है। आज के इस एपिसोड में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कौन कौन सी 2 मेगा डील्स हुई, किसे फायदा हुआ, कौन अनकंफर्टेबल हुआ और कैसे इन डील्स के जरिए भारत एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की नींव रख रहा है। पार्ट 1, द सुपर वीक, मदर ऑफ ऑल डील्स, ईयू डील और फादर ऑफ ऑल डील्स, यूएस डील। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया ने कई बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स देखे हैं, लेकिन एक ही हफ्ते में 2 ऐसी डील्स जो पूरी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को हिला दे, ये बहुत रेयर होता है। 27 जनवरी 2026 भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच साइन होती है ऐतिहासिक और बहुप्रतीक्षित FTA, जिसे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं मदर ऑफ ऑल डील्स। 20 साल की बातचीत, 20 साल की हिचकिचाहट, 20 साल का पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक लॉक, सब कुछ एक झटके में टूट गया और सामने आया एक नया सवेरा, एक नया विश्वास। और फिर सिर्फ 5 दिन बाद 2 फरवरी 2026 वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच एक ऐसी मुहर या सील लगती है जिसे रणनीतिक हलकों में फादर ऑफ ऑल डील्स कहा जाने लगा। और यहीं से भारत दुनिया के सामने एक नए रोल में खड़ा हो गया, अमेरिका और यूरोप के बीच, रशिया और चाइना के बीच, मिडिल ईस्ट और ग्लोबल साउथ के लिए हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन में एक थर्ड एक्सिस के रूप में। पार्ट 2, ग्लोबल रिएक्शन मैप, कौन हुआ खुश, कौन घबराया और कौन ध्यान से परख रहा है। इन 2 डील्स के बाद दुनिया ने एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं दी, भारत ने मिक्स्ड रिएक्शन देखा और जियोपॉलिटिक्स में मिक्स्ड रिएक्शन इक्वल्स रियल पावर शिफ्ट आते हैं पहले। मदर ऑफ ऑल डील्स पर यूरोपियन यूनियन ने अपने सभी सदस्य देशों की तरफ से भारत के साथ FTA साइन कर लिया है। सभी सदस्य देश अब एक ही अम्ब्रेला के नीचे एक सी दरों पर एक ही प्राथमिकता के साथ इंडिया के साथ व्यापार कर सकेंगे। EU डील कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है, यह 2 अरब लोगों का बाजार है जो पूरी दुनिया की GDP का 25% हिस्सा है। इसके पॉइंट जरा ध्यान से सुनिए। पहला, टैरिफ एलिमिनेशन। भारत ने यूरोप के 96.6% गुड्स पर टैक्स खत्म कर दिया है और यूरोप ने भारत के 99.5% गुड्स एक्सपोर्ट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। पार्ट 3, मगर आज मैं आपसे इस मेगा डील के उस पहलू के बारे में चर्चा करूंगा जिस पर कोई और बात नहीं कर रहा, और वो है मोबिलिटी पैक्ट। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए। इस पूरी EU डील में सबसे ज्यादा अंडररेटेड पॉइंट कोई टैरिफ नहीं है, कोई कार या टेक्सटाइल नहीं है, असल बम है मोबिलिटी पैक्ट। क्योंकि ट्रेड बदला जा सकता है, टैरिफ वापस लगाए जा सकते हैं, डील्स रीनेगोशिएट हो सकती है, लेकिन लोगों की मूवमेंट वो एक बार शुरू हो जाए तो उसे रिवर्स करना लगभग नामुमकिन होता है। यूरोप आज एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पॉपुलेशन बूढ़ी हो रही है, बर्थ रेट गिर चुकी है और हर सेक्टर में लेबर गैप बढ़ता जा रहा है। हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, रिसर्च, यह गैप ना रोबोट भर सकते हैं ना AI, यह गैप सिर्फ इंसान भर सकते हैं और यही भारत एंटर करता है। पार्ट 4, अपॉर्चुनिटी टू इंडियन यूथ। भारत के लिए इसका मतलब सिर्फ आसान वीजा नहीं है, इसका मतलब है इंडियन स्टूडेंट्स यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, इंडियन डॉक्टर्स यूरोपियन हॉस्पिटल्स की रीढ़ बनेंगे, इंडियन इंजीनियर्स यूरोप का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। धीरे धीरे ये लोग सिर्फ वर्कर्स नहीं रहेंगे, ये सिस्टम का हिस्सा बनेंगे, बोर्डरूम्स में बैठेंगे, पॉलिसी डिस्कशन में आवाज रखेंगे और यूरोप के फैसलों में इंडिया की सोच खुलती चली जाएगी। अब जरा यूरोप के नजरिए से देखिए। यूरोप को सिर्फ लेबर नहीं मिल रही, यूरोप को स्टेबिलिटी मिल रही है। इंडियन डायस्पोरा का ट्रैक रिकॉर्ड साफ है, कानून मानने वाला, एजुकेशन फोकस्ड, इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करने वाला। इसलिए इंडियन माइग्रेशन यूरोप के लिए कैओस नहीं है, कंट्रोल्ड रिन्यूअल है। इंडियन फैमिलीज वहाँ सेटल होंगी, बच्चे बाईलिंगुअल होंगे, बाई कल्चरल होंगे, इंडियन वैल्यूज और यूरोपियन सिस्टम धीरे धीरे मिक्स होंगे। और ये मूवमेंट एक तरफा नहीं है, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन सर्कुलेशन है। जो लोग बाहर जाएंगे वो कैपिटल लेकर लौटेंगे, टेक्नोलॉजी लेकर लौटेंगे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लेकर लौटेंगे, और जो वहीं रहेंगे
वो भारत के नेचुरल एडवोकेट बनेंगे, क्राइसिस के समय ब्रिज बनेंगे, गलतफहमियों के समय ट्रांसलेटर बनेंगे। यहीं से रिलेशनशिप इरिवर्सिबल बनती है। आज कोई सरकार टैरिफ बदल सकती है, कल कोई डील रोक सकती है, लेकिन 10-20 साल बाद यूरोप इंडियन टैलेंट के बिना फंक्शन नहीं कर पाएगा और भारत ग्लोबल एक्सपीरियंस के बिना इनवर्ड लुकिंग नहीं रह पाएगा। उस स्टेज पर डिस्कनेक्ट करना पॉलिटिकल फैसला नहीं रहता, वो सिविलाइजेशनल सुसाइड बन जाता है। इसलिए दोस्तों, मोबिलिटी पैक्ट इस डील का सबसे साइलेंट हिस्सा है और सबसे खतरनाक भी। खतरनाक पॉजिटिव सेंस में, क्योंकि ये शोर नहीं करता पर सिस्टम को लॉक कर देता है। ये ट्रेड नहीं है, ये शेयर्ड फ्यूचर है। भारत की युवा आबादी की तकदीर बदलने वाला है यह आने वाले दशकों तक। भारत और ईयू कंट्रीज की सोशल, कल्चरल और बिहेवियरल सोच की दिशा बदलेगा। ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये डेमोग्राफिक फ्यूजन है। पार्ट 5, इंडियंस इसका फायदा कैसे उठाएं। दोस्तों, अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, इंडियंस इसका फायदा कैसे उठाएं? क्योंकि कोई भी पॉलिसी तभी मायने रखती है जब सोसाइटी उसे समझे और स्ट्रैटेजिक तरीके से इस्तेमाल करे। पहला, स्किल अपग्रेड ही असली पासपोर्ट है। मोबिलिटी पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को ऑटोमेटिक एंट्री मिल जाएगी। यूरोप को लेबर नहीं चाहिए, उन्हें स्किल लेबर चाहिए। इसलिए हेल्थ केयर, डाटा साइंस, ग्रीन एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, बायोफार्मा ऐसे सेक्टर्स में स्किल बनाना अब ऑप्शन नहीं है, नेसेसिटी है। जो युवा अभी कॉलेज में है उनके लिए ये क्लियर सिग्नल है, डिग्री से ज्यादा डिप्लॉयबल स्किल मायने रखेगी। दूसरा, स्टूडेंट्स के लिए गेम बदल चुका है। पहले यूरोप जाना एक महंगा एक्सपेरिमेंट होता था, अब स्ट्रक्चर्ड पाथवे बनेंगे। इंडियन स्टूडेंट्स को समझना होगा, सिर्फ पढ़ाई नहीं, नेटवर्क बिल्ड करना है, इंटर्नशिप, रिसर्च कोलैबोरेशन, इंडस्ट्री एक्सपोजर, क्योंकि फ्यूचर माइग्रेशन रैंडम नहीं होगा, सिस्टम ड्रिवन होगा। तीसरा, प्रोफेशनल्स के लिए स्ट्रैटेजिक मूव। जो लोग पहले से जॉब में हैं उनके लिए ये करियर एक्सेलरेशन का मौका है। यूरोपियन कंपनियां इंडिया से टैलेंट हायर करेंगी, लेकिन स्मार्ट मूव ये होगा, सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, टेक्नोलॉजी एक्सपोजर के लिए जाएं। वहाँ जो सिस्टम देखेंगे, प्रोसेस डिसिप्लिन, क्वालिटी स्टैंडर्ड, कंप्लायंस कल्चर, उसे वापस भारत लाना सबसे बड़ा फायदा होगा। चौथा, एंटरप्रेन्योर्स के लिए गोल्डन विंडो मोबिलिटी पैक का मतलब है मार्केट एक्सेस, रेगुलेटरी फैमिलियरिटी, डायस्पोरा ब्रिज। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स यूरोप में छोटा फुटहोल्ड ले सकते हैं। फूड, टेक्सटाइल, टेक सर्विसेज, क्लीन टेक, फार्मा सपोर्ट, इंडियन डायस्पोरा पहला कस्टमर बेस बन सकता है। ये सिर्फ जॉब का मौका नहीं, बिजनेस एक्सपेंशन का गेटवे है। पांचवा, ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन सर्कुलेशन। सब लोग यूरोप नहीं जाएंगे और सबको जाना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो जाएंगे उनसे कनेक्शन बनाए रखना जरूरी है। ग्लोबल इंडियन नेटवर्क भारत की सॉफ्ट पावर बनेगा। जो वहां सेटल होंगे वो नेचुरल एडवोकेट बनेंगे। इसलिए माइग्रेशन को लॉस नहीं, लॉन्ग टर्म एसेट की तरह देखना होगा। छठा, कल्चरल कॉन्फिडेंस इंटीग्रेशन का मतलब आइडेंटिटी छोड़ना नहीं होता। इंडियन प्रोफेशनल्स को अपनी कल्चरल कॉन्फिडेंस के साथ ग्लोबल सिस्टम में एंटर करना होगा। जो अपनी जड़ों से कॉन्फिडेंट होगा वही इन्फ्लुएंस करेगा। जो सिर्फ इमिटेशन करेगा वो डिसॉल्व हो जाएगा। मोबिलिटी पैक्ट का असली फायदा तभी मिलेगा जब इंडियंस ग्लोबल बनेंगे, लेकिन रूटलेस नहीं। पार्ट 6, लिमिटेड टाइम विंडो। आखिरी बात, टाइम विंडो हमेशा खुली नहीं रहती। हर जियोपॉलिटिकल विंडो टेम्पररी होती है। आज यूरोप को इंडिया की जरूरत है, कल कंडीशंस बदल भी सकती है। इसलिए अगले 5 से 10 साल इंडियन यूथ के लिए स्ट्रैटेजिक दशक हैं। जो अभी तैयारी करेगा वो ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा बनेगा, जो इंतजार करेगा वो सिर्फ दर्शक रहेगा। तो दोस्तों, मोबिलिटी पैक्ट सिर्फ सरकारों के बीच का क्लॉज नहीं है, ये इंडियन सोसाइटी के लिए एक इन्विटेशन है। अपग्रेड करने का इन्विटेशन, इंटीग्रेट करने का इन्विटेशन, लीड करने का इन्विटेशन। अब सवाल ये नहीं है कि यूरोप क्या करेगा, सवाल ये है इंडिया का यूथ क्या करेगा। अब सवाल आपसे है दोस्तों, अगर भारत अब सिर्फ एक मार्केट नहीं रहा तो क्या वो एक रूल मेकर बन चुका है? अगर अमेरिका और यूरोप दोनों भारत के साथ गहराई से जुड़ रहे हैं तो क्या ये नई स्ट्रैटेजिक आर्किटेक्चर की शुरुआत है? अगर सप्लाई चेन, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी पैक्ट एक साथ लॉक हो रहे हैं तो क्या ये रिलेशनशिप अब रिवर्स हो पाएगी? अगर यूरोप को इंडियन टैलेंट की जरूरत है और भारत को टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सेस की, तो क्या ये सिर्फ ट्रेड है या एक लॉन्ग टर्म सिविलाइजेशनल इंटीग्रेशन? अगर भारत किसी एक ब्लॉक में शामिल नहीं हुआ बल्कि खुद एक थर्ड एक्सिस बनकर उभरा है,
तो क्या आने वाला वर्ल्ड ऑर्डर मल्टीपोलर होगा या इंडिया सेंट्रिक? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ सरकारों की स्ट्रैटेजी है या ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐतिहासिक विंडो है? क्या इंडिया का यूथ इस मौके को पहचानेगा? क्या हम सिर्फ स्पेक्टेटर यानी दर्शक रहेंगे या इस नए सिस्टम के आर्किटेक्ट बनेंगे? और क्या ये कहना गलत होगा कि ये सिर्फ भारत का राइज नहीं बल्कि ग्लोबल सिस्टम का रीडिजाइन है? सोचिए, क्योंकि अगला दशक सिर्फ पॉलिसी का नहीं होगा, पोजीशनिंग का होगा। इंडोस्कोप के साथ बने रहिए। अगले अंक में हम यूएसडीडी को गहराई से समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमसे और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में पोस्ट करें या डीएम करें। जय हिंद।